दोस्तों, शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जिसने कई सारे साधारण लोगों की लाइफ को असाधारण तरीके से बदला है। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें लोगों के बस कुछ हजार रुपए करोड़ों में बदल गए हैं। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल है एक आदमी का जिसने 1993 में एक कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदे थे, जिन शेयर्स ने उस आदमी को 7,40,000% के रिटर्न्स दिए। यानी कि उसने उस समय में अगर उस कंपनी में 10,000 रुपए भी इन्वेस्ट किए होंगे तो उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 7,40,00,000 रुपए की हो गई होगी। वैसे रियलिटी में उसने 10,000 रुपए तो इन्वेस्ट नहीं किए थे, लेकिन मैं 10,000 रुपए इसलिए मान रहा हूँ ताकि ये एग्जाम्पल आपके लिए सिंपल टू अंडरस्टैंड रहे। उसने इन्वेस्टमेंट किया था MRF कंपनी के शेयर्स में, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद ही वो किसी रीजन से कोमा में चला गया था और वो कई सालों तक कोमा में ही रहा। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके पोते ने उसकी रिकवरी में बहुत मदद की है, जिसके रिटर्न में उस आदमी ने अपने पोते को वो MRF कंपनी के शेयर्स दे दिए जो उसने खरीदे हुए थे। उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि उसके शेयर्स की वैल्यू आज कितनी हो गई होगी। लेकिन जब उसके पोते ने उन शेयर्स की कीमत पता की तो जानकर सब हैरान हो गए, क्योंकि उनकी कीमत कई सौ करोड़ों में हो चुकी थी। वैसे दोस्तों, ये स्टोरी सुनकर आपके दिमाग में ये बात तो जरूर आ रही होगी कि काश मैं किसी तरीके से टाइम ट्रेवल कर पाऊं और टाइम में पीछे जाकर MRF के शेयर्स खरीद सकूं। वैसे टाइम ट्रेवल तो पॉसिबल नहीं है, पर आपको इसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आज भी MRF जैसी ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो आगे चलकर पोटेंशियल मल्टीबैगर बन सकती हैं, यानी कि कई गुना के रिटर्न्स दे सकती हैं। और आप ऐसी कंपनीज को ढूंढ भी सकते हो। इनफैक्ट अगर आप थोड़ी बहुत रिसर्च करोगे तो आप ढूंढ भी लोगे और शायद राइट टाइम में उसमें इन्वेस्ट भी कर दो। लेकिन मैं एक बात डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि अगर आप राइट शेयर में राइट टाइम पर इन्वेस्ट भी कर दोगे तब भी आप उससे मल्टीबैगर रिटर्न ले ही नहीं पाओगे। और ये बात कहने के पीछे मेरी इंटेंशन आपको डिमोटिवेट करने की बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट इस वीडियो के जरिए मैं तो आपको एक ऐसी चीज सिखाना चाहता हूँ जिसको जाने बिना आप कभी भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन ही नहीं सकते। एंड मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इसी एक पहलू में चूक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी वेल्थ नहीं बना पाते। और दोस्तों, ये सब मैं आपको हमेशा की तरह एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा, जिससे कि आप सब कुछ इजीली समझ पाएं और उसको लॉन्ग टाइम तक के लिए याद रख पाएं और इजीली इम्प्लीमेंट भी कर पाएं। तो दोस्तों, मिलिए हमारे और आपके जैसे दो फेलो इन्वेस्टर्स नितिन और सुरेश से। नितिन और सुरेश दोनों अच्छे दोस्त हैं और दोनों की आपस में बहुत बनती है। वो दोनों हर बात एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। एक दिन सुरेश कहीं से स्टॉक मार्केट के बारे में सुन लेता है। उसे मालूम पड़ता है कि स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा है और ये उसे करोड़पति भी बना सकता है। सुरेश स्टॉक मार्केट में इतना इंटरेस्टेड हो जाता है कि वो ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। वो अपने सेव किए गए 10,000 रुपीज को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का प्लान करता है। और यही बात सुरेश नितिन को बताने के लिए बेचैन हो रहा होता है। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके वो उस रात को निकालता है और सुबह होते ही नाश्ता पानी करके वो अपने दोस्त नितिन के यहाँ के लिए निकल जाता है। नितिन भी आराम से अपने घर पर सोफे पर बैठा हुआ स्नैक्स के मजे कर रहा होता है। सुरेश धीरे से नितिन के घर जाता है और नितिन के पास जाकर बैठ जाता है और बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ नितिन से कहता है, नितिन यार सुन, मुझे एक ऐसी चीज के बारे में पता चला है जिससे हम बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। ये सुनते ही नितिन सुरेश की तरफ देखता है और बोलता है, हाँ भाई बता, ऐसा तेरे हाथ क्या लगा जिसकी वजह से तू इतना एक्साइटेड है। इस पर सुरेश कहता है कि यार मुझे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चला है। मैंने सुना है कि अगर हम अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हम अच्छे रिटर्न्स ले सकते हैं और उससे हम बहुत अमीर बन सकते हैं। और मैंने तो सोच लिया है कि मैं अपने 10,000 की सेविंग्स को स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करूंगा। इनफैक्ट मैं तुझे भी बोलूंगा कि तुझे भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। नितिन भी सुरेश की बातों से सहमत हो जाता है और वो भी डिसाइड करता है कि वो भी सुरेश के इन्वेस्टमेंट अमाउंट को मैच करता हुआ स्टॉक्स में 10,000 रुपए इन्वेस्ट करेगा। ये सुनते ही अगले ही दिन दोनों दोस्त डीमेट अकाउंट ओपन कर लेते हैं और उसके बाद कंपनीज को फाइंड करने में लग जाते हैं। नितिन इन्वेस्ट करता है एक FMCG कंपनी के स्टॉक्स में और सुरेश इन्वेस्ट करता है एक IT कंपनी के स्टॉक्स में। पैसे इन्वेस्ट करने के बाद नितिन अपने काम में बिजी हो जाता है और हार्डली ही कभी कभी अपने इन्वेस्टमेंट को चेक करता है। लेकिन वहीं पर सुरेश डेली अपने पोर्टफोलियो को चेक करता है। जिस दिन उसका शेयर ऊपर जाता है उस दिन सुरेश पूरा दिन खुश रहता है, सबके साथ हंस के बात करता है। लेकिन जिस भी दिन उसका शेयर नीचे जाता है उस दिन ना तो वो किसी से हंस के बात करता है और ना ही अपने काम पर ध्यान दे पाता है। बस पूरा दिन चिड़चिड़ा ही रहता है। यूं ही करते करते पूरा 1 साल बीत जाता है और सुरेश बहुत खुश होता है क्योंकि उसका शेयर एक ही साल में 2 गुना हो चुका
होता है, जबकि नितिन का शेयर बस 25% ही बढ़ा होता है। सुरेश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है और वो सोचता है कि मेरा पैसा इस शेयर से डबल हो गया है, तो अब मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ और फिर ऐसे ही किसी शेयर में इन्वेस्ट करूंगा जो मुझे ऐसा ही रिटर्न दे पाए। और इसी सोच के साथ वो अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल कर देता है। वहीं दूसरी तरफ नितिन भी सुरेश के रिटर्न्स के साथ अपने रिटर्न्स को कंपेयर करके एक बार निराश जरूर होता है और वो भी अपने इन्वेस्टमेंट को सेल करने की सोच लेता है। लेकिन फिर नितिन थोड़ी सी कैलकुलेशन करता है कि यार पैसे तो हम सेव करते ही हैं, या तो सेविंग अकाउंट में या फिर एफडी में, और वहाँ भी तो हमें 3 से 6% के रिटर्न ही मिलते हैं, तो इस शेयर के रिटर्न्स तो इनसे 5 गुना ज्यादा है। उस हिसाब से तो ये एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट हुई। इस छोटी सी कैलकुलेशन के साथ नितिन के अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि वो अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाना चाहता है और थोड़े थोड़े पैसे जब भी उसके पास होते वो उस शेयर में इन्वेस्ट कर देता, और ऐसे करते करते वो टोटल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता है उस शेयर में। अब सीधा बढ़ते हैं 20 साल आगे और देखते हैं कि दोनों में से कौन हुआ ज्यादा अमीर, नितिन या सुरेश। कायदे से तो सुरेश ज्यादा अमीर होना चाहिए क्योंकि उसने तो पहले ही साल में पैसे डबल कर लिए थे, लेकिन अफसोस ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इनफैक्ट वो तो अपने 10,000 रुपये को 1 लाख रुपए भी नहीं कर पाया। जिस कंपनी ने उसे 100% के रिटर्न दिए थे उसने उसे 1 साल में ही बेच दिया था, लेकिन आगे चलकर उसी कंपनी ने 1000 गुना के रिटर्न दिए, लेकिन सुरेश ने तो उसे 2 गुना होने पर ही बेच दिया था, इसलिए वो उससे कुछ खास फायदा नहीं उठा पाया। इनफैक्ट उसने मल्टीपल टाइम इस शेयर में इन्वेस्ट किया, लेकिन वो हमेशा थोड़े बहुत प्रॉफिट के बाद ही सेल कर देता था, और यही कारण था कि वो आज भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है। वहीं नितिन के शेयर्स ने 20 सालों में सालाना कंपाउंडेड 26% के रिटर्न दिए हैं, जिसके चलते उसका शेयर 100 गुना हो चुका है, जिसके चलते उसकी इन्वेस्टमेंट भी 1 लाख से 1 करोड़ हो चुकी है। दोस्तों ये स्टोरी तो एक फिक्शनल है, लेकिन इस स्टोरी में बहुत सारे ऐसे लेसन्स छुपे हैं जो आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। लेसन नंबर 1 है अवॉइड एक्शन बायस। जैसा कि आपने देखा कि सुरेश ने एक बेहतरीन स्टॉक पिक किया था, लेकिन वो फिर भी उससे पैसे नहीं कमा पाया। क्यों? अपने एक्शन बायसनेस की वजह से। सुरेश हर रोज अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक करता रहा। उसे लगता कि अगर वो एक्टिवली अपने पोर्टफोलियो को चेक करता रहेगा तो उसे ऐसा लगता रहेगा कि वो कुछ ना कुछ कर रहा है, यानी कि कोई ना कोई एक्शन ले रहा है, और इसे ही कहते हैं एक्शन बायसनेस। हमारी कंडीशनिंग को इसके पीछे का रीजन बताया जाए या फिर किसी और चीज को, लेकिन हम ह्यूमन नेचुरली कंडीशनिंग होते हैं इस चीज को सोचने के लिए कि अगर हम कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे तभी हमें इन रिटर्न कुछ ना कुछ मिलेगा। हमें यही सिखाया गया है कि अगर तुम कुछ ना कुछ करते रहोगे तभी तुमको फल मिलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक्शन बायसनेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काम नहीं करता। इनफैक्ट हमें इसके अपोजिट अप्रोच करनी पड़ती है, जो कि है अच्छे शेयर्स खरीदो और फिर भूल जाओ। जैसे कि वीडियो में बताई गई स्टोरी में शुरू में आपने देखा कि वो आदमी जिसने MRF कंपनी के शेयर्स खरीदे थे वो इन्वेस्टमेंट करते ही कोमा में चला गया था, जिसकी वजह से वो कभी अपने पोर्टफोलियो को चेक नहीं कर पाया, और यही रीजन बना जिसकी वजह से वो MRF से इतने ज्यादा रिटर्न ले पाया। जबकि हम लोग क्या करते हैं, पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं और चार्ट्स को ऊपर नीचे होते हुए देखते रहते हैं, और फियर की वजह से रॉन्ग टाइम पर इन्वेस्टमेंट को सेल कर देते हैं और कभी भी उनके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स का फायदा नहीं ले पाते। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी इस बायसनेस की वजह से आपको एक बड़ा प्राइस पे करना पड़े, तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि शेयर प्राइस की वैल्यू को ट्रैक करने की बजाय कंपनी की परफॉर्मेंस को ट्रैक करना पड़ेगा। अगर कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है तो शेयर प्राइस को भी ग्रो करना पड़ेगा। आज चाहे वो कितना भी अंडर परफॉर्म क्यों ना कर ले, लेकिन एट लास्ट उसको कंपनी के बिजनेस परफॉर्मेंस को ही फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप खुद को बिजी रखना ही चाहते हो तो कंपनी की बैलेंस शीट, उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और उसके फंडामेंटल एनालिसिस को रीड करना शुरू करो। ये आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा। एंड सेकंड लेसन इज डोंट बाय शेयर्स इफ यू कांट होल्ड देम लॉन्ग एनफ। दोस्तों नितिन की स्टोरी में आपने देखा कि उसने कुछ खास तीर नहीं मारा, लेकिन फिर भी उसने बहुत अच्छे रिटर्न्स लिए। उसने अलग अलग स्टॉक्स को ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करी। उसने सिंपली जो उसने एक शेयर खरीदा उसी के साथ वो 20 साल तक सिंपली स्टिक रहा। नितिन का फंडा सिंपल था कि उसका खरीदा हुआ शेयर एफडी और सेविंग अकाउंट से ज्यादा रिटर्न दे रहा है, तो देयर इज नो पॉइंट कि वो उस पोर्टफोलियो को बेचे। दोस्तों हमें क्या चाहिए होता है, अपनी सेविंग्स पर हाई रिटर्न, राइट? तो फिर क्यों जब हम स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी गलत हो जाती हैं? हम क्यों जल्दी से जल्दी अपने पैसों को मल्टीप्लाई करने की सोचते हैं? स्टॉक मार्केट को इस तरह से देखना शुरू करो, ये किसी भी अदर इन्वेस्टमेंट की कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न दे सकता है लॉन्ग टर्म में। नितिन और सुरेश की स्टोरी की सबसे बड़ी लर्निंग यही है कि अगर आपको कोई 1000 गुना रिटर्न देने वाली कंपनी भी मिल जाए, लेकिन आप उसमें से 2, 3 या 4 गुना होने पर ही
निकल गए तो फिर चाहे आप उसकी जैसी 1000 कंपनी ही ढूंढ लो, आपको लॉन्ग टर्म में कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन वहीं पर किसी एवरेज से रिटर्न देने वाली कंपनी में भी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहोगे तो वो भी आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। स्टॉक को बार बार खरीदना बेचना और मार्केट को टाइम करने की कोशिश करना कि मैं सही टाइम पर एंटर कर लूंगा या फिर सही टाइम पर एग्जिट कर लूंगा, ये सोचना एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। स्टॉक मार्केट में वही पैसा कमाता है जो चीजों को जितना सिंपल रख पाता है। इसलिए अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी को बोरिंग बनाओ, इसमें थ्रिलिंग एक्साइटमेंट ढूंढने की कोशिश मत करो। और दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बोलेंगे कि यार मैं सिर्फ 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए 20-25 साल तक इन्वेस्टमेंट क्यों रखूं, इससे अच्छा तो मैं उन पैसों से एंजॉय ही न कर लूं। तो ऐसे लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या आप कभी भी पैसे सेव नहीं करोगे? क्या आप अपने सेविंग अकाउंट में कभी भी एक भी पैसा नहीं रखोगे? सब कुछ मौज मस्ती में ही उड़ा दोगे? अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को देख ही क्यों रहे हो? ये वीडियो तो उन लोगों के लिए है जो पैसे सेव करते हैं और पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए एक सही तरीका ढूंढ रहे हैं। एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली का एक पर्सन अपने फ्यूचर के लिए हमेशा सेविंग करता ही है। हमारे पेरेंट्स ने भी की है और हम भी सेव करेंगे ही। तो अब आप बताइए कि अगर आपके पास 2 ऑप्शंस हों कि 20 साल बाद 1 करोड़ रुपए या फिर कुछ भी नहीं, तब आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? अगर वीडियो को इस पॉइंट तक देखने के बाद भी कुछ लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जो अभी भी कुछ भी नहीं वाला ऑप्शन चूज करेंगे, तो मैं उनको यही कहूंगा कि आप धन्य हो प्रभु। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छे शेयर्स कैसे ढूंढने हैं ये सिखाने के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि आप कैसे अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हो ये सिखाने के लिए बनाई गई है। बिकॉज पहले आप अच्छे इन्वेस्टर बनोगे तभी तो अच्छे शेयर्स ढूंढ पाओगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बेहतर इन्वेस्टर बनने में मदद करेगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आई है और इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की है तो वीडियो को लाइक करो, और अगर नहीं तो डिसलाइक करो। और आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो ऐसे दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ भी जिन लोगों को इस वीडियो की जरूरत है। और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।